साथियों नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक घातांक या फिर जिसको एक्सपोनेंट भी कहा जाता है, इसके नियमों को समझने का प्रयास करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से घातांक के प्रश्नों को हम हल करेंगे, उसके लिए क्या क्या मेथड का उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं घातांक को होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है और उसके ऊपर में हमने कोई दूसरी संख्या लिखी हुई है, तो ये जो संख्या होता है ऊपर में, इसी को कहा जाता है घातांक। ये हमारा होता है घातांक। और नीचे की संख्या को कहा जाता है आधार संख्या, और ये घातांक संख्या। मतलब उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि 2 का घात 3 यदि लिखा है तो 2 आधार संख्या हो गई और 3 हो गया उसका घातांक। तो इस प्रकार से इसको लिखा जाता है और समझा जाता है। अब इनके गुणन के क्या धर्म हो सकते हैं, भाग करने की क्या प्रक्रिया हो सकती है, इसी को समझने के लिए यहाँ पर घातांक के नियम दिए गए हैं। उनको हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या है और उसका घातांक m है और कोई वही संख्या का घातांक n है। मतलब आधार संख्या एक बराबर है और उनके घातांक जो भी हो, एक बराबर हो भी सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन यदि आधार संख्या एक बराबर है और उनके बीच में गुणा हो रहा हो तो उनके घातांक जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो इसको हम कैसे समझेंगे, इसका उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए 2 का घात 5 गुणित 2 का घात 3 है यदि, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 को एक बार लिखेंगे, 5 और 3 आपस में जुड़ जाएंगे और इसका घात हो जाएगा 2 का घात 8। तो इस प्रकार से इस नियम के लिए ये एग्जाम्पल हो गया, एक उदाहरण हो गया। ऐसे ही हमको प्रश्न हल करने हैं। अब देखिए इसको यदि विस्तृत करने के लिए कहा जाए या पूरा यदि आपको हल करने के लिए कहा जाए तो 2 गुणित 2 गुणित ऐसा करके आप 8 बार 2 की गुणा करें और जो उत्तर प्राप्त होगा वो इसका फाइनल आंसर होगा। ये तो इसका उत्तर जो भी आएगा वही इसका फाइनल आंसर होगा। जरूरी नहीं है यदि घात ज़्यादा है तो आप इस तरीके से लंबे चौड़े गुणा करके उसका उत्तर निकालें। यदि आप यहाँ तक भी लिख देते हैं तो आपका उत्तर सही हो जाता है। इसके बाद हम दूसरा नियम इसका देखते हैं कि इसमें क्या होता है। दूसरा नियम, तो दूसरे नियम है भाग के लिए। भाग के लिए क्या है, जैसे कि मान लीजिए a का घात m अपॉन a का घात n, या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं a का घात m भागित a का घात n है। कहने का मतलब आधार संख्याएं जो है वो बराबर हैं और उनके बीच में भाग हो रहा है, तो हम उसको इस प्रकार से लिखेंगे, उनके जो घात है उनको आपस में घटा दिया जाता है। इसका उदाहरण हम इस तरीके से समझेंगे कि मान लीजिए यही जो संख्या है 2 का घात 5 है, इसमें हम भाग दे रहे हैं 2 के घात 3 का। ठीक है, तो 2 के घात 5 में 2 के घात 3 का यदि हम भाग दे रहे हैं तो कंडीशन क्या हो गया, देखिए यहाँ पर आधार संख्या हो गई बराबर, हमने उसको एक बार लिख लिया। और यदि घात यहाँ पर 5 है और इसका घात 3 है तो उसमें हमने उसके घात को घटा दिया, तो 5 में से 3 गया, कितना आ गया, 2 का घात 2। ये भाग के नियम है घातांक के लिए, बहुत ही आसान है। अच्छा, मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें हम ऐसा करें कि 2 का घात 5 है गुणित 3 का घात 2 है, तो यहाँ पर 2 3 का 2 तिया 6 और 5 और 2 को हमने जोड़ दिया और ये आ गया 6 का घात 7। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए मैंने पहले ही कहा है कि ये नियम किसके लिए लागू होगा, जब आधार की संख्याएं बराबर हों। यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो ये नियम यहाँ पर लागू नहीं होगा, इसको याद रखेंगे। वैसे ही इसमें भी यदि हम कहते हैं कि 2 का घात 5 है और मान लीजिए हमने भाग दे दिया 5 का घात 2 है, ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हो सकता है कि 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। तो बच्चों को ऐसा लगे, हमारे साथियों को ऐसा लगे कि नहीं इसके लिए नियम काम करेगा और यहाँ पर 2 का घात 5 में से 2 हमने घटा दिया और यहाँ पर 2 का घात 3 उत्तर ला दिए। नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ भी नीचे की संख्या 2 है और यहाँ पर भी नीचे की संख्या, जिसको हम आधार कहते हैं, आधार संख्याएं अलग अलग हैं, इसलिए हम इस नियम का इसमें पालन नहीं करेंगे। पालन तभी होता है जब आधार की संख्याएं बराबर हों, तो इसको ध्यान देंगे। अब तीसरे नियम को हम देखते हैं क्या होता है।
इसमें है तीसरा नियम, यदि a कोई आधार पे घात m है और इस पूरे का घात n है तो यहाँ पर क्या होता है, घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो इसको हम किस प्रकार से समझेंगे, उदाहरण ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लेंगे। मान लीजिए कि कोई संख्या जैसे कि 5 का घात 3 है, ठीक है, 5 का घात 3 है और इसका घात है 2, तो फिर इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर ऐसा होगा 3 गुणित 2 मतलब 5 का घात हो जाएगा 6। देख लीजिए, अंदर में संख्या 5 है, उसका घात है 3 और बाहर में घात है 2। तो जब भी इसका कोष्टक तोड़ा जाएगा तो कोष्टक तोड़ने से घात का इस घात से गुणा हो जाता है। तो 5 का घात 3 गुणित 2 मतलब 5 का घात 6। जो तीसरा नियम है उसका विस्तारित इस रूप में किया जाएगा, इस तरीके से उसका नियम का पालन किया जाएगा। अभी चौथा नियम हम देखते हैं। चौथा नियम में क्या कहा गया है कि जो मान लीजिए हमारे पास a और b कोई दो अलग अलग संख्याएं हैं, उनका हमने घात किया है n, तो ये क्या होता है, a का घात n गुणित b का घात n हो सकता है। ठीक है, मतलब इसको हम किस प्रकार से समझेंगे, इसको पहले समझ लेते हैं। दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का गुणा हुआ है और घात है, दोनों संख्याओं का ये घात है। तो यदि हम कोष्टक तोड़ेंगे तो ये जो घात है पहली संख्या का और दूसरी संख्या का भी होगा। कहने का मतलब, यदि मान लीजिए हमने लिखा हुआ है 2 गुणित 3 का घात 4, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 का घात 4 गुणित 3 का घात 4। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। या फिर उल्टा भी हम करते हैं कि कहीं कहीं पर हम हल करते हुए आते हैं और हमको ऐसा मिल जाता है कि 3 का घात 2 गुणित 4 का घात 3 ऐसा कुछ मिला है, तो ये हम एक साथ नहीं लिख सकते। लेकिन मान लो इसमें 4 का घात भी 2 है, तो हम इसको अलग अलग घात ना करके सीधा ऐसा कर सकते हैं 3 गुणित 4 और पूरे का घात कर दिए 2। तो इसी का ये उल्टा रूप है कि यहाँ पर जो कोष्टक में अलग अलग संख्याएं हैं उनके बीच में गुणा हुआ है और उनका घात कुछ भी है, तो कोष्टक तोड़ेंगे तो ये जो घात है पहली वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या के लिए अलग अलग हो जाता है। इसका उल्टा भी समझ सकते हैं, यदि दो संख्याओं के घात एक बराबर हैं तो उन घातों को क्या कर सकते हैं, एक बार लिख के दोनों संख्याओं को कोष्टक में लिखा जा सकता है यदि उनके बीच में गुणा हुआ है तो। जैसे यहाँ पर देखिए 3 और 4 दोनों के घात 2 2 हैं और उनके बीच में क्या हुआ है, गुणा हुआ है। तो हमने क्या किया, 3 और 4 का गुणा करके एक साथ कोष्टक में रख दिया और ये जो घात है इसको बाहर हमने लगा दिया। तो वो ये चौथा नियम से सिद्ध होता है। इस तरीके से चौथा नियम से आधारित प्रश्नों को बना सकते हैं। अब हम आते हैं पांचवा जो नियम है हमारा, पांचवा नियम क्या कहता है, इसी के आधार पर है। a/b दो संख्याएं हैं, उनका भाग हुआ है और उसमें घात जो है दोनों संख्याओं की यदि n है, एक ही घात है, तो वो उसको यदि हम अलग अलग करेंगे तो इस प्रकार से उसको देखा जा सकता है कि ऊपर वाले का घात और ये नीचे वाले घात के रूप में हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 7/8 है और इसका घात है 3, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं कि 7 का घात 3/8 का घात 3 ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक इसी तरीके से इसका भी उल्टा हम देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 5 का घात 3 है और 6 का घात भी 3 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 5/6 और पूरे का घात क्या ले सकते हैं 3। तो ये दोनों ही आप समझिए कि इस प्रकार से यदि रहेगा तो ऐसे तोड़ा जा सकता है। यदि घात एक ही है ऊपर और नीचे वाली संख्याओं का, तो तोड़ेंगे तो ये घात ऊपर वाली संख्या का भी होगा, नीचे वाली संख्या का भी होगा जो हमने यहाँ लिखा है। लेकिन यदि उल्टा हम लेके चलते हैं कि मान लो दो संख्याएं हैं और दोनों का घात यदि आपस में बराबर है, तो दोनों संख्याओं को हम कोष्टक के भीतर में और इस घात को एक बार लिख सकते हैं। ये इस नियम से संबंधित है। अब उसके बाद हम आते हैं छठवां आपका नियम है। यहाँ जो n का अर्थ है वो उसको हमको समझने का प्रयास करना है। छठवां नियम मैं आपको बताऊंगा। a का घात यदि n है तो उसको 1/a का घात ऋण n लिखा जा सकता है, या फिर इसी को हम ऐसा कहते हैं कि a का घात ऋण n है तो उसको 1/a का घात n लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको समझते हैं कि ये क्या है। इसमें जैसे मान लीजिए 2 का घात यदि 3 है। अब इसको मान लीजिए इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो हम क्या ले लेते हैं, एक ऐसा मान सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमको ये 2 का घात 3 को नीचे भेजना है तो एक जो है ऊपर चला जाएगा,
तो 2 का घात 3 तो नीचे आएगा जरूर, लेकिन यहाँ पर क्या लग जाएगा, ये ऋण 3 लग जाता है। मतलब ऊपर वाला घात यदि नीचे जाएगा तो ऋण हो जाएगा, और नीचे वाला घात यदि ऊपर जाता है, जैसे मान लो जी कि 1/2 का घात 2 है और इसको हम ऊपर लिखना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 का घात ऋण 2 हो जाता है, क्योंकि ये ऊपर चला गया। तो इस प्रकार से हम ये जो कहना चाहिए इस नियम है, इसका हम या इसको या कर देता हूँ मैं, ये या इस नियम का विस्तारीकरण होता है कि यदि ऊपर में जो घात है उसको हम नीचे ले जाना चाहेंगे, तो उसका यदि धन है तो ऋण हो जाएगा, यदि ये ऋण रहता तो ये धन हो जाता। वैसे ही नीचे में है और उसको ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो ये जो घात है ऊपर जाने से धन रहेगा तो ऋण बन जाएगा, ऋण रहता यदि तो धन बन जाता। ये इसका नियम है। इसका विस्तारीकरण हम अभी समझने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम है, 7वां नियम हम देखेंगे कि यदि a कोई संख्या है और उसका घात है यदि 0, तो इसका मान सदैव 1 होता है। ठीक है, ये चाहे कितनी बड़ी भी संख्या क्यों ना हो, यदि उसका घात हो जाता है 0, तो उसका सदैव मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, यदि आप चाहेंगे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इन दोनों को ये ऐसा कैसे होता है इसको एक्सप्लेन करके मैं बता सकता हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल नियम ये समझिए कि ऊपर में घात है, यदि नीचे ले जाएंगे तो ये घात का निशान जो भी रहेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यदि माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। वैसे ही नीचे से ऊपर भी ले जा सकते हैं, लेकिन क्या होगा सर कि उस घात के चिन्ह बदल जाते हैं, बस यही है। दूसरा मैंने क्या बताया कि a का घात 0 है या फिर किसी भी संख्या का घात 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है। जैसे मान लीजिए 100 और इसका घात 0 है, ये अंश नहीं है, इसका घात 0 है, तो ये क्या होगा, इसका मान 1 होगा। मान लो कहीं पर लिखा ये लंबी चौड़ी संख्या हमने लिख दी और इसका घात है 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका भी मान हो जाएगा 1। मतलब कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी भी संख्या हो, यदि उसका घात 0 है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये है घातांक के नियम। इन नियमों की सहायता से घातांक से संबंधित, एक्सपोनेंट से संबंधित प्रश्नों को हल करना होता है, और ऐसे ही प्रश्नों को हल करने के लिए हमने ये नियम समझे हैं। यदि फिर भी कुछ समस्या आ गई हो, कुछ समझ में नहीं आया हो गया या कुछ बताना रह गया हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और इसी प्रकार से गणित के लिए हम प्रयास करते रहेंगे। आपका सहयोग सदैव आमंत्रित रहेगा। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।